नमस्कार बच्चों, मैं शुभांगी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका राजकीय हाई स्कूल शिवगढ़ असोहा उन्नाव से आपका इस गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान के अध्याय वायु, शुद्धता, महत्व व संवातन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। इस पाठ में हम वायु के बारे में जानेंगे, शुद्ध वायु का संगठन देखेंगे, शुद्ध वायु का महत्व समझेंगे, वायु की अशुद्धियों के बारे में जानेंगे, अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव देखेंगे, वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है यह समझेंगे, संवातन व संवातन के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले वायु को समझते हैं। वायु बच्चों लगभग हर जगह है। मानव जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। वह मंडल जहाँ विशेष प्रकार से सिर्फ वायु हो उसे वायुमंडल कहा जाता है। सजीवों के अलग अलग वर्ग जैसे वृक्ष और मनुष्य वायु के अलग अलग घटकों पर आश्रित हैं। जैसे कि मनुष्य आश्रित है ऑक्सीजन पर, उसी प्रकार से वृक्ष आश्रित है कार्बन डाइऑक्साइड पर। बच्चों, वायु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। यूँ तो भोजन और जल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, परंतु उसके बिना हम कुछ दिन तक रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना कुछ क्षण भी रहना असंभव है। रक्त का शुद्ध होना, भोजन का पाचन, पाचक रसों का बनना, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इन सभी के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शुद्ध वायु का महत्व अत्यंत माना जाता है। अब बच्चों, वायु का संगठन देखते हैं। वायु कई गैसों से मिलकर बनी होती है या एक गैसों का मिश्रण होती है। अलग अलग गैसें वायु में एक ही साथ उपस्थित होती हैं। इसमें मुख्य होती है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। इसके अलावा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सूक्ष्म मात्राओं में आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ज़ेनॉन, ओजोन आदि भी पाई जाती हैं। बच्चों, इसके अलावा फैक्ट्रियों व मिल में से निकले धुएं व धूल के कण भी शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। आइए अब इस चित्र से समझते हैं कि वायु का संगठन क्या है। यह बड़ा हिस्सा होता है नाइट्रोजन का, जो कि 78.08% होता है। यह हिस्सा है ऑक्सीजन का, जो कि 20.95 होता है। यह छोटे हिस्से हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व ओजोन के। आइए अब ऑक्सीजन को विस्तार से समझते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी गैस है। इसका सिंबल है O2। ऑक्सीजन वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है। वह विश्व के सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह गैस रंगहीन, स्वादहीन व अत्यधिक तीखी होती है। यह जैविक स्रोतों से बनती है। यह गैस ज्वलनशील होती है। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उसे ज्वलन क्रिया कहते हैं। इससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सांस के साथ जब हम वायु फेफड़ों में जाती है तो वहाँ की उत्पन्न कार्बन के साथ मिलकर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। बच्चों, यह ऑक्सीजन का चक्र है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हम श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं, जो कि ग्लूकोज व के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा का निर्माण करती है। इसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड व जल पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल व क्लोरोफिल के माध्यम से होती है, जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यही ऑक्सीजन मानव ग्रहण करता है। इसी प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। आइए अब नाइट्रोजन को समझते हैं। नाइट्रोजन जैविक रूप से निष्क्रिय और एक भारी प्रवृत्ति की गैस होती है। यह वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है और कुल वायुमंडल का 78.08% भाग में स्थित होती है। बच्चों, यह गैस स्वादहीन, रंगहीन व गंधहीन होती है। ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करना इस गैस का महत्वपूर्ण गुण है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम कर इस योग्य बनाती है कि मानव इसे ग्रहण कर सके। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कम हो तो यही ऑक्सीजन प्राणदायिनी के बजाय प्राणघातिनी हो जाती। जब कुछ पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन गैस ग्रहण करते हैं, इनमें यह प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। बच्चों, प्रोटीन हमारे एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस मानव शरीर तथा वनस्पति रचना दोनों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विभिन्न रासायनिक उपयोगों में भी नाइट्रोजन गैस लाभदायक होती है। बच्चों, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का 0.003 भाग में स्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया व ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। बच्चों, श्वसन क्रिया में हम उच्छ्वासन की प्रक्रिया में हम अपने शरीर की गंदी वायु को बाहर निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसी प्रकार यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ज्वलन क्रिया में बच्चों, कोई भी वस्तु यदि जलती है तो वह उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों, यह शुद्ध रूप में बहुत हानिकारक होती है। गाँव की अपेक्षा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर कर इससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रकृति का बहुत ही अच्छा नियम होता है बच्चों, जिससे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण कर कर उससे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और वह ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है। इसी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र निरंतर चलता रहता है और इसकी मात्रा भी निरंतर बनी रहती है। इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन संपूर्ण वायुमंडल के कुल 0.01 भाग में स्थित होता है। यह बहुत ही कम होता है, लेकिन यह जैविक और प्रकाश रासायनिक रूप से उत्सर्जित किया जाता है। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हानिकारक होती है। इसके अलावा और भी गैस हानिकारक होती है बच्चों, जो वायुमंडल में मिली रहती हैं। यह है मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। जो ये तीनों गैसें बच्चों मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इसके बाद बच्चों ओजोन के बारे में देखते हैं। वायुमंडल का ओजोन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक रूपांतर है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। यह गंधयुक्त गैस है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। बच्चों, टीबी आदि के रोग के उपचार के लिए हम ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। यह गैस अपेक्षाकृत भारी होती है। यह 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और धरती पर आ रही पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यहाँ बच्चों हम ये सफ़ेद परत ओजोन की देख सकते हैं, जो कि सूर्य से आ रही यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। बच्चों, इस परत में अब छोटे छोटे छिद्र होने लगे हैं, जिसके कारण सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच जाती हैं, जिससे कि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते होंगे। अब बच्चों जलवाष्प को देखते हैं। बच्चों, वायुमंडल में तापमान के अनुसार जलवाष्प के कण भी पाए जाते हैं। सर्दी की अपेक्षा गर्मियों में जलवाष्प के कण कम पाए जाते हैं। बरसात में यानी बारिश के मौसम में जलवाष्प के कण अत्यधिक होते हैं, जिससे हमें कपड़े सुखाने आदि में कठिनाई होती है। जलवाष्प युक्त वायु में रोगाणु भी उपस्थित होते हैं। अब बच्चों देखते हैं यहाँ तक हमने कितना सीखा। वायु यौगिक है या मिश्रण? तो बच्चों इसका उत्तर होगा वायु मिश्रण है, क्योंकि वायु कई अन्य गैसों से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन गैस वायु में कितने प्रतिशत होती है? बच्चों अभी बताया गया आपको कि नाइट्रोजन गैस वायु में 78.08% होती है। आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? बच्चों हमारे विचार में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि जीवनदायिनी है। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो बच्चों ओजोन परत का कार्य है सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकना। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों वायु का हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए इसके कौन से कार्य होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, दूसरा होता है शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित करना। आइए श्वसन क्रिया के बारे में समझते हैं। बच्चों श्वसन क्रिया सांस लेने की क्रिया है। यह दो क्रियाओं के साथ चलती है। पहली होती है उच्छ्वासन, दूसरी होती है निश्वासन। बच्चों निश्वासन प्रक्रिया को हम इन्हेलेशन कहते हैं, जिसमें हम वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और उच्छ्वासन की प्रक्रिया में हम शरीर की दूषित वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेलेशन भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन ग्रहण करने की व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन की क्रिया एक साथ निरंतर चलती रहती है। इस चित्र में हम श्वसन तंत्र देख सकते हैं। अब बच्चों यह क्रिया के साथ एक और क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसका नाम है रक्त परिभ्रमण क्रिया।
रक्त परिभ्रमण हमारे शरीर का जो रुधिर है यानी रक्त है, हमारे शरीर की जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण करी है फेफड़ों के द्वारा, उसको शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह कार्य रुधिर करता है। रुधिर फेफड़ों से वायु की ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे शरीर में भ्रमण करता है और सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे उनका पोषण होता है। ऑक्सीजन जब भोजन में उपस्थित कार्बन से मिलती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर दोबारा फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। बच्चों, हमारे शरीर के कार्यों के संचालन के लिए हमें ऊर्जा व ताप की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा और ताप हमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। रुधिर जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तो उनमें अभिक्रिया होने के बाद वह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे हमें ऊर्जा व ताप मिलता है। बच्चों, परिभ्रमण और श्वसन कार्य एक साथ निरंतर गति से चलता रहता है। अगर इसमें एक भी कार्य ना हो तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। आइए जानते हैं शरीर के ताप का नियंत्रण वायु किस प्रकार करती है। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है बच्चों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वातावरण में अधिक गर्मी या सर्दी होने पर हमारे शरीर का तापमान कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। हम अलग अलग तरीक़ों से शरीर का तापमान नियंत्रित कर पाते हैं। पहला है श्वसन द्वारा, दूसरा है पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, तीसरा है वायु के संपर्क द्वारा। आइए विस्तार से समझते हैं। पहला, श्वसन क्रिया द्वारा। बच्चों, अभी हमने जाना कि उच्छ्वासन की क्रिया द्वारा हमारे शरीर की दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसका तापमान हमारी बाहर निकाली हुई वायु से कम रहता है। हमारे शरीर का अत्यधिक ताप हमारे रुधिर के साथ हमारे रुधिर उसमें से कुछ ऊष्मा लेकर बाहर निकालती है, जिससे हमारे शरीर का ताप कुछ कम हो जाता है। अब पसीने के वाष्पीकरण द्वारा। बच्चों, त्वचा का पसीना वायु के संपर्क में आने से वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर का अत्यधिक ताप हमारे शरीर से कम हो जाता है और हमें ठंडक की अनुभूति होती है। बच्चों, वायु के संपर्क द्वारा कैसे होता है? जब शरीर से कम ताप की वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है, वह हमारे शरीर का अत्यधिक ताप अपने साथ बहाकर ले जाती है। इससे हमारे शरीर का तापमान कुछ कम हो जाता है और हमें ठंड की अनुभूति होती है। अब इसके अलावा और कौन से उपयोग हैं शुद्ध वायु के? बच्चों, सभी जीवित कोशिकाओं के उच्छिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे आहार में कार्बन रहता है, वह ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस क्रिया में हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके लिए हमारे शुद्ध वायु का ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में भोजन का पचना, रसों का बनना, रक्त का शुद्धिकरण होना, इन सभी कार्यों के लिए हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पेड़ पौधों के जीवन के लिए और आग जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले बताया बच्चों कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जलाना संभव नहीं है। आइए अब वायु की अशुद्धियों के बारे में जानते हैं कि वायु किस प्रकार अशुद्ध होती है। बच्चों, पहला देखते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। हम निश्वासन क्रिया में जो शरीर की दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वायु अशुद्ध हो जाती है। अगला है बच्चों आग जलने से। बच्चों, जलने की क्रिया में उस स्थान की ऑक्सीजन जलकर उस स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जो कि वायु को अशुद्ध कर देती है। उसके बाद है पदार्थों के सड़ने से। बच्चों, विभिन्न खाद्य पदार्थों के सड़ने से व सड़े गले कूड़े करकट, मृत जीवों की लाशों से अलग अलग दुर्गंध निकलती है, जो कि वायुमंडल में प्रदूषण का कारण होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं, जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके बाद बच्चों धूल के कणों से। मकान की सफाई व भवन निर्माण के समय वायुमंडल में अत्यधिक धूल के कण उपस्थित हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि वहाँ की वायु में अत्यधिक खुश्क हो जाती है और धूल के कण अत्यधिक हो जाते हैं, जिसके कारण वायु अशुद्ध हो जाती है। अगला है बच्चों रोगों के जीवाणु से। रोगी व्यक्ति के सांस लेने से उसके मलमूत्र, कफ आदि का अगर उचित प्रकार से निष्कासन नहीं किया जाता
तो उसके रोगाणु वायुमंडल में घूमने लगते हैं, और अगर स्वस्थ व्यक्ति उसी वायुमंडल में अगर सांस लेगा तो वह कीटाणु उसमें भी आ जाते हैं और वह स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की अभिक्रिया द्वारा, रेडियो एक्टिव गैस की अभिक्रिया के द्वारा भी कुछ पदार्थ ऐसे निकलते हैं जो कि वायु को गंभीर रूप से दूषित कर देते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव। जैसा कि हमने जाना कि शुद्ध वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार अगर अशुद्ध वायु में व्यक्ति ज़्यादा दिन तक सांस लेगा तो वह व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसे गंभीर प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारियां हैं जी घबराना, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना। इसके अलावा कुछ बीमारियां खांसुदी जैसे कि जुखाम, डिप्थीरिया, निमोनिया, रक्त अल्पता, टीबी, जो कि हम ज़्यादा दिन तक अगर दूषित हवा में अगर सांस लेंगे तो हमारी रोग निवारक शक्ति भी कम हो जाती है। इसके बाद बच्चों देखते हैं वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। बच्चों यह दो प्रकार से हो पाता है। पहला होता है प्राकृतिक साधनों द्वारा, दूसरा होता है कृत्रिम साधनों द्वारा। बच्चों प्रकृति अब निरंतर ऐसी क्रियाएं करती रहती है जिससे वायु स्वतः ही शुद्ध होती रहती है। अगर यह प्राकृतिक क्रियाएं करना वहाँ पर संभव नहीं होगा तो हम वहाँ कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं। पहला देखते हैं पेड़ पौधे। बच्चों पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वह सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वह अन्य विषैली गैसों को भी आत्मसात करते हैं। यह कार्य पत्तियों में उपस्थित रंध्र करते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों को प्रकृति का फेफड़े भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों विसरण गैसों का एक गुण होता है। जब किसी स्थान पर एक गैस एकत्रित हो जाती है तो वह विसर्जन के कारण उस स्थान से निकलकर उसके स्थान पर दूसरी गैस आ जाती है। यदि हम दो कमरों में, एक में कार्बन डाइऑक्साइड और एक कमरे में हम ऑक्सीजन रखें तो कुछ क्षणों बाद हम देखेंगे उस दोनों कमरों के गैसों का प्रतिशत सामान्य हो जाता है। यह क्रिया विसरण के कारण होती है, इसीलिए हमारी प्रकृति में गैसों का प्रतिशत लगभग समान बना रहता है। अगला है बच्चों सूर्य के प्रकाश के द्वारा। आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश में प्रचंड गर्मी होती है। वायुमंडल की अशुद्धियाँ सूर्य के प्रताप के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। सूर्य के ताप में इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु इससे नष्ट हो जाता है। इसलिए मकानों में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु निरंतर आया जाया करे। इसके बाद अन्य कौन सी क्रियाएं होती हैं? आंधी। आंधियों में बच्चों आपने देखा होगा कि तेज गति से हवा चलती है जो कि अपने साथ धूल, गंदगी आदि उड़ाकर ले जाती है, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है, वह धूल आदि बैठ जाती है। अगला है बच्चों वर्षा। वर्षा वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों को सोख लेती है। अमोनिया आदि गैसों भी वर्षा की बूंदें सोख लेती हैं, जिसके कारण कुछ अशुद्धियाँ, धूल के कण आदि वायु में मिश्रित अन्य पदार्थ वर्षा में बह जाते हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा होने के बाद वातावरण अपने आप साफ और स्वच्छ लगने लगता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रयुक्त जो गंदगी है या अशुद्ध वायु है, धूल के कण हैं, ये सब बैठ जाते हैं और वर्षा की बूंदें अपने साथ इनको बहा ले जाती हैं। अगला है बच्चों वायु मिश्रित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। सड़ने के उत्पन्न गंदगी ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। बच्चों ओजोन गैस का भी यही कार्य है। ओजोन गैस इसलिए सैनिटोरियम जहाँ टीबी का इलाज होता है इन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ पर ओजोन गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जैसे कि पर्वतीय स्थान व समुद्र के किनारे। अब बच्चों कृत्रिम साधन के बारे में चर्चा करते हैं। वायु शुद्ध करने के लिए हमें निम्न कृत्रिम साधन अपनाने पड़ते हैं। पहला है बच्चों मकान खुले व हवादार हो जिसमें वायु व सूर्य का प्रकाश निरंतर आ जा सके। मकान में वायु का आवागमन समुचित रूप से हो, यानी खिड़की दरवाजे उचित प्रकार के हों, उचित प्रकार से बड़े हों जिससे वायु का आवागमन हो सके। धुएं देने वाले ईंधन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, या तो ना ही करा जाए तो बेहतर है, जैसे कि कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग कम करना चाहिए। रसोई घर ऐसे बनवाएं जहां धुआं निकल सके, इसीलिए रसोई घरों में चिमनियों का उपयोग किया जाता है। गंदे पानी की नालियां पक्की व ढालदार हो। नालियां तथा शौचालय खूब स्वच्छ होने चाहिए।
घर के आसपास हरियाली का प्रबंध होना चाहिए जिससे वायु शुद्ध बनी रहती है। बच्चों, हरियाली से यानी पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह पेड़ पौधे सोख लेते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा वायु में बढ़ जाती है और वायु शुद्ध रहती है। जानवरों के रहने का स्थान मनुष्य के रहने के स्थान से दूर रहना चाहिए, इससे उनके मलमूत्र के गैसें वायु में अशुद्धता नहीं फैलाती हैं। बच्चों, मलमूत्र से अमोनिया आदि गैस निकलती है जिससे कि वायु अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए जानवरों को उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए जिस स्थान पर आप रह रहे हो। आपके घर से थोड़ा सा दूर जानवरों को रहने का स्थान बनाना चाहिए। बस्ती के पास फैक्ट्रियां खुलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बच्चों, इसीलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको हम शहरों से थोड़ा अलग बनवाते हैं ताकि उनसे निकले हुए फैक्ट्रियों आदि से निकले हुए धुएँ आदि प्रकृति में यानी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर मिले ना और शुद्ध वायु बनी रहे। इसके बाद चिमनियाँ काफ़ी ऊंची होनी चाहिए जिससे उससे निकलने वाला धुआं व्यक्ति को हानि ना पहुँचा पाए। एक फसल काटने के बाद व दूसरी फसल बोने के मध्य उसके नीचे डंठल जलाने नहीं चाहिए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक उत्पन्न ना हो। पुताई कराने से तथा गंदे स्थानों पर कीटनाशक छुड़वाने से भी वायु शुद्ध बनी रहती है। इससे बच्चों सैनिटाइजेशन की क्रिया होती है जिससे कि रोगाणु मर जाते हैं और वायु शुद्ध रहती है। अब देखते हैं हमने अभी तक कितना सीखा। पदार्थ के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पदार्थ के जलने से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वसन क्रिया क्या है? बच्चों, श्वसन क्रिया निश्वासन व उच्छ्वासन की प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं व शरीर की दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासन करते हैं। सूर्य का प्रकाश वायु की किस प्रकार अशुद्ध करता है? बच्चों, सूर्य का प्रकाश में इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु उससे नष्ट हो जाते हैं। अब बच्चों संवातन देखते हैं। शुद्ध वायु कमरे में के अंदर आए तथा अशुद्ध वायु कमरे से बाहर निकले, यही संवातन है। इस प्रकार संवातन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अशुद्ध वायु कमरे के बाहर निकल सके व शुद्ध वायु कमरे के अंदर बने रहे। बच्चों, संवातन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलनी रहनी चाहिए वायु को शुद्ध रखने के लिए। कमरे के अंदर संवातन की व्यवस्था बहुत अनिवार्य होती है जिससे कमरे की अशुद्ध वायु कमरे के बाहर निकल सके व शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश करे। इसी कारण हम कमरे में खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदानों का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों देखते हैं संवातन आवश्यक क्यों है। बाहर से शुद्ध वायु कमरे के अंदर आए, कमरे के अंदर निर्धारित तापमान पर वायु बनी रहे, कमरे की वायु में गतिशीलता बनी रहे, कमरे की अशुद्ध वायु बाहर निकल सके। बच्चों, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है आइए देखते हैं। बच्चों, ये जो विसरण का गुण होता है वायु में, इसके कारण वायु फैलती है। यह अशुद्ध वायु फैल कर गर्म होती है व कमरे के ऊपर पहुंच जाती है जिससे कि रोशनदान से यह बाहर निकल जाती है और कमरे के अंदर दरवाजे व खिड़कियों से शुद्ध वायु प्रवेश करती रहती है। इसका मुख्य सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर कमरों में और मकानों में रोशनदानों व खिड़कियों का प्रयोग होता है। बच्चों, एक व्यक्ति को प्रति घंटे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। आइए संवातन के साधन जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संवातन, दूसरा है कृत्रिम संवातन। आइए प्राकृतिक संवातन जानते हैं। पहला है विसरण, दूसरा वायु क्रिया, तीसरा है संवाहन धाराएं। विसरण बच्चों वायु का एक गुण होता है जिसमें कि वायु फैलती है और एक स्थान पर ना रहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है जिससे कि वायु का प्रतिशत सामान्य बना रहता है, जो कि हमने आगे भी विस्तार में पढ़ा था। वायु क्रिया, वायु तेज गति से जब बहती है तो अपने साथ अशुद्धियाँ को बहा ले जाती है जिससे वायु स्वतः ही शुद्ध होती रहती है। अगला है बच्चों संवाहन धाराएं। संवाहन धाराएं यानी दो धाराएं होती हैं, गर्म वायु की व शुद्ध वायु की। गर्म वायु की धाराएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं जो कि रोशनदानों से कमरे से बाहर निकल जाती हैं। वह शुद्ध वायु ठंडी होती है जिसके कारण वह नीचे रहती है और कमरे में खिड़की व दरवाजे से प्रवेश करती रहती है। इसी कारण कमरे में संवातन की क्रिया चलती रहती है। अब बच्चों संवातन के लिए प्राकृतिक व्यवस्था देखते हैं। खिड़कियां और दरवाजे, वायु हेतु उचित प्रवेश, पर्याप्त स्थान, नियोजित निर्माण, चिमनियां व पारगामी संचालन। आइए विस्तार से जानते हैं। खिड़कियां और दरवाजे, बच्चों कमरे में खिड़कियां और दरवाजे अत्यंत आवश्यक हैं। खिड़कियों और दरवाजों से धूप के साथ साथ
हमारे कमरे में शुद्ध वायु का आवागमन भी बना रहता है। अगला है रोशनदान व चिमनियाँ। बच्चों, रोशनदान यूजुअली कमरे के ऊपर होते हैं और चिमनियों से गर्म वायु निकलकर कमरे के बाहर निकल जाती है। चिमनियों का प्रयोग हम फैक्ट्रियों आदि में करते हैं, जिससे कि गर्म हवा ऊपर उठकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद है पर्याप्त स्थान। घरों में पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है, जिससे कि वायु का आवागमन बना रहे। अगला है पारगामी संचालन। बच्चों, पारगामी संचालन होता है क्रॉस वेंटिलेशन, जिससे कि आमने सामने अगर खिड़कियां दरवाजे हैं तो शुद्ध वायु का आवागमन बना रहता है। अगला है वायु हेतु उचित प्रवेश। बच्चों, खिड़की व दरवाजे इस लंबाई चौड़ाई के होने चाहिए कि उससे वायु का आगमन बना रहे। सभी खिड़कियां और दरवाजे का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल के कम से कम 1/5 भाग होना अनिवार्य होता है। अगला है नियोजित निर्माण। किसी भी क्षेत्र में मकान इस प्रकार बनवाए जाएं कि मकान में शुद्ध वायु आने के से अन्य मकान में व्यवधान न पहुँचे, यानी हमारे मकान में शुद्ध वायु का आवागमन आने से कोई और मकान व्यवधान न पहुँचा पाए। अब देखते हैं कृत्रिम संवातन, यानी यंत्रों व बिजलियों की सहायता से जो संवातन होता है उसे हम कृत्रिम संवातन कहते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं। पहला है बच्चों निर्वात व्यवस्था। निर्वातक पंखों को हम इससे समझ सकते हैं। निर्वातक पंखे बच्चों आम बिजली के पंखे होते हैं, जिसमें कि जो कि इस प्रकार क्रिया करते हैं कि कमरे की जो दूषित वायु है उसको कमरे से बाहर निकालते हैं और शुद्ध हवा को खींचकर कमरे के अंदर लाते हैं। इसके बाद है बच्चों प्लेनम व्यवस्था। प्लेनम व्यवस्था यानी बिजली के साधारण पंखे। बिजली के साधारण पंखे भी उसी प्रकार ही कार्य करते हैं। अगला है बच्चों मिश्रित व्यवस्था। इसमें हम निर्वातक पंखे व बिजली के साधारण पंखों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये निर्वातक पंखे जो नॉर्मल बिजली के पंखे होते हैं उससे उल्टी दिशा में कार्य करते हैं, जिसे हम आम भाषा में एग्जॉस्ट फैन के नाम से जानते हैं। यह आपने रसोई घरों में देखा होगा। ये निर्वातक पंखे क्या करते हैं कि वायु को खींचकर कमरे के बाहर लाते हैं और ये जो बिजली के साधारण पंखे होते हैं ये कमरे के अंदर की वायु को शुद्ध बनाए रखते हैं। ये गोल गोल चक्कर काटते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बाहर की जो अशुद्ध वायु है इसको खींचकर कमरे के बाहर ढकेल देते हैं व शुद्ध वायु को कमरे के अंदर लाने के अवसर पहुंचाते हैं। अगला है बच्चों वातानुकूलक। यह विशेष प्रकार का विद्युत चलित यंत्र होता है जो वायु को शुद्ध व शीतल बनाता है। बच्चों, यह वायु को केवल शुद्ध नहीं शीतल भी बनाने का कार्य करता है। आइए देखते हैं यह किस प्रकार कार्य करता है। इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है कमरे की दूषित वायु को खींचना और बाहर निकालना। बच्चों, कमरे की जो दूषित वायु होती है उसको इसके अंदर पंखे लगे होते हैं या इसको खींचकर बाहर निकालता है। उसके बाद जो बाहर से आई हुई वायु है और वो कमरे की वायु को एक उचित तापमान में शीतल बनाता है और उसमें से धूल आदि के कण छान कर अलग कर देता है। इसके बाद जो शुद्ध और शीतल वायु है उसको कमरे के अंदर भेजता है, जिससे कि कमरे का तापमान ठंडा बना रहता है। यहाँ हम निर्वातक पंखे देख सकते हैं, बिजली के पंखे देख सकते हैं और वातानुकूलक देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों गृह कार्य देखते हैं। हमने संवातन में जाना कि संवातन क्यों उपयोगी है, शुद्ध वायु का क्या कार्य है, शुद्ध वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आइए अब हम गृह कार्य देखते हैं। वायु मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें वायु का आपको महत्व लिखना होगा मानव जीवन के लिए। इसके बाद है बच्चों श्वसन क्रिया। समझाइए, आपको अच्छे से श्वसन क्रिया समझ में आ गई होगी, इसको आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। ऑक्सीजन शरीर के ताप नियंत्रण में कैसे सहायक है, इसको समझाना है। अगला है प्रकृति द्वारा प्रदत्त किन साधनों से वायु का शुद्धिकरण होता है, इसको बारे में आपको समझाना पड़ेगा। संवातन क्रिया का उद्देश्य बताइए, इसमें आपको संवातन क्रिया के उद्देश्य बताने होंगे। रोशनदानों का संवातन में क्या महत्व है, इसमें आपको रोशनदानों का संवातन में महत्व समझाना है। अगला है बच्चों कृत्रिम संवातन के प्रमुख साधन क्या है, इनमें आपको चारों संवातन के साधनों के बारे में समझाना होगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह अध्याय भली भांति समझ में आया होगा। इसका आप पुनर्वलोकन करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।